हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सेठ रामविलास इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स, जो कि आपके 3 यूनिट में डिवाइड हुई है। यानी कक्षा 12 का जो आपको भौतिकी का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें कुल 3 यूनिट हैं। फर्स्ट है आपकी वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, और थर्ड है आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स भी आपको पढ़ना है क्लास 12th में, इसके पहले आप कभी नहीं पढ़े रहे होंगे। और इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे: इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो सेकेंड यूनिट है ऑप्टिक्स, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे: रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसको हम किसी पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे, उसको तो पढ़ना ही है चैप्टर वाइज आपके सारे। मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो उस पर अभी हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th की जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट है आपकी, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी इसको हम 3 भागों में तोड़ दिए हैं। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन से है, ये सब जो आपका जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन से, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉन यानी वो चार्ज से रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी बॉडी को चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है आपकी, ये चार्ज की ही स्टडी होती है। आप शॉर्टकट में इसकी डिफिनेशन ये भी बोल सकते हैं: इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आवेश का ही अध्ययन होता है। इसमें हम आवेशित एवं वैद्युतमय वस्तुओं के मध्य चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं या चुंबकत्व का अनुभव करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। चलिए, उस पर हम बहुत लंबी चर्चा ना करके हम इसको पार्ट में बताते हैं आपको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होती है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज जो होता है हमको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जब रेस्ट में होता है, स्टैटिक्स मतलब स्थिति, यानी स्थिति विज्ञान से ये संबंधित है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसका अध्ययन जब हम करेंगे तो वो आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। यानी इसमें क्या होगा? चार्ज एट रेस्ट होगा, यानी विराम अवस्था में होगा बेचारा ये। हाँ, ठीक है। तो विराम अवस्था में होगा, रुका होगा, आराम कर रहा होगा, तो भी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होगी, वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगाएगा। जो भी करेगा वो सब हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स फिर से वही इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन से यहाँ क्या लेना देना है? इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, क्योंकि हम चार्ज अगर हम प्राप्त करेंगे तो वो किसके मदद से प्राप्त करेंगे? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही। तो इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रॉन से, यानी ये इलेक्ट्रॉन, या फिर आप कह लीजिए कि जो आपका चार्ज है वो जो मूव कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा, चल रहा होगा विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। ऐसा नहीं कि किसी भी स्पीड से चल रहा हो, यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, ठीक है। यानी वो एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, वो एक नियत वेग से, एक कांस्टेंट स्पीड से उसको चलना है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज कांस्टेंट स्पीड से या फिर नियत वेग से गति कर रहा होता है, तो उसका अध्ययन हम धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत करते हैं। धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत विद्युत धारा पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसी में आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आ जाता है। और इसका जो थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपका,
ये भी इलेक्ट्रो शब्द इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी कहीं ना कहीं चार्ज या इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मीन्स वही फिर से इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल, यानी ये चार्ज से रिलेटेड है। तो जब भी कोई चार्ज यानी आवेश एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड मतलब वो त्वरित हो, यानी उसका वेग कंटिन्यू बढ़ रहा हो या उसका वेग कंटिन्यू बढ़ रहा है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाए, चार्ज पूरी तरह पागल हो जाए। अभी तो यहाँ बेचारा रेस्ट में पड़ा होता, आराम कर रहा था, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ लिए। फिर उसके बाद चलना स्टार्ट किया, तो कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट किया, एक नियत चाल से चलना स्टार्ट किया, उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंतर्गत पढ़ लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बौखलिया टाइप का गया है, यानी पगला गया है, ये एक्सेलरेटेड चार्ज हो गया, यानी चार्ज के किस में हो गया है, एक्सेलरेशन, इसमें हम लिख सकते हैं एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज की स्टडी होती है बेसिकली ये, क्योंकि जब कोई चार्ज या फिर चार्ज पार्टिकल, चार्ज मतलब चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल के पास ही चार्ज होगा, चार्ज तो मैटर की प्रॉपर्टी होती है, तो मैटर किसके पास, मतलब चार्ज किसके पास होगा, मैटर के पास होगा, मैटर एक पार्टिकल है, पार्टिकल भी आप मान सकते हैं। यानी जब वो एक्सेलरेटेड हो जाए, त्वरित हो जाए, तो जब त्वरित हो जाएगा, पागल हो जाएगा ना, तो वो अपने चारों ओर तरंगे उत्पन्न करेगा, उन तरंगों को ही कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हालांकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादातर अधिकांशतः जो आपके चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सबको आप हम हटा देते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि आपकी भौतिक विज्ञान की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर आपका है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र। यानी आपको पढ़ना क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सबसे पहले तो पहले लेक्चर में हम बेसिक सी बातें करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें आपको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, कूलम्स लॉ पढ़ना है, आपका गॉस थ्योरम पढ़ना है, फिर उसके बाद आप कैपेसिटर वगैरह पढ़ेंगे, तो कूलम ओम्स लॉ, वो ओम्स लॉ, सॉरी ओम्स लॉ इसमें नहीं आएगा, ओम्स लॉ आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, तो कैपेसिटर्स तक इस सब इसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज आप नाम सुने जरूर होंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज, आप इसको चार्ज भी बोल देते हैं शॉर्टकट में, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, पहली चीज़ ये किसके पास पाया जाएगा, मैटर के पास पाया जाएगा, द्रव्य के पास पाया जाएगा। ये जो द्रव्य होते हैं ना, ये पदार्थ जो होते हैं, ये किसके बने होते हैं ये यौगिक हैं, यानी यौगिक जो होते हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तत्व किसके बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु किसके बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, यानी इसके 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी इलेक्ट्रॉन के पास चार्जेस होता है, जिसकी बात अब तक हम करते आए हैं। ये जो इलेक्ट्रो शब्द जुड़ा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो जो परमाणु होता है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, होते तो न्यूट्रॉन भी होते, पर न्यूट्रॉन के पास कोई चार्जेस नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी में किसी काम का नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि परमाणु बनाने में उसकी कोई योगदान नहीं है, पर इलेक्ट्रिसिटी में उसका कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई चार्जेस नहीं होते हैं। प्रोटॉन के पास चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी चार्ज की जो यूनिट है वो आपकी SI यूनिट कूलम होती है। ठीक है, और इतना ही अगर पॉजिटिव कर दी जाए तो वो चार्ज बन जाएगा प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। और आप केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि जो एटम होते हैं, परमाणु होते हैं, उनमें नंबर ऑफ चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी ये द्रव्य की
स्वाभाविक गुण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं इसको। इंट्रिंसिक मतलब अब इस पर कोई, ये एक स्वाभाविक गुण है उसका, यानी कोई अगर मैटर है तो उसके पास चार्ज होगा ही, ये इसका स्वाभाविक गुण है। क्योंकि देखिए कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है तो वो परमाणुओं से तो बनी ही होगी। परमाणुओं के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ये नेचर ये कि उसके पास -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि आप क्लास 11 में पढ़े रहे होंगे मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान भी क्या है? अब कोई आपसे पूछे कि द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान की कोई डिफिनेशन नहीं है। द्रव्यमान को बस आप इतना कह सकते हैं कि मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये एक इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बस, और उसके बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया जा सकता मास के बारे में। वैसे ही आपका चार्ज है, ठीक उसी तरह आपका क्या है, चार्ज है। पर थोड़ा डिफरेंस ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मैटर का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता। किसी भी बॉडी का मास कभी भी निगेटिव नहीं होता, पर चार्ज जो होता है वो निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, ये दोनों नेचर का होता है, ठीक है। हो सकता है किसी बॉडी का नेट चार्ज जीरो हो सकता है किसी बॉडी का नेट चार्ज जीरो हो, यानी चार्ज जीरो हो सकता है, पॉसिबल है, पर किसी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता। कोई भी मैटर है, कोई भी द्रव्य है तो उसका द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, वो भी पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब चार्जेस जो होते हैं ना, चार्ज, ये जो चार्ज होता है ये किसी भी पार्टिकल यानी जिस भी मैटर का है, जिस भी कण का है, वो उसकी स्पीड से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, यानी उसकी चाल से इस चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन द्रव्यमान जो होता है वो स्पीड पर डिपेंड होता है। कैसे? जो द्रव्यमान का जो फार्मूला है m = m0/√1 - v²/c²। तो इससे अगर आप ये जो m0 होता है ये रेस्ट मास होता है, यानी जब वस्तु या फिर पार्टिकल या कण जिसका भी आप मास कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो रेस्ट में है तो उस समय का उसका जो मास होता है वो m0 से रिप्रेजेंट किया गया, और ये स्पीड पर कैलकुलेट किया गया है। अब क्लास 11 तक ये बात आपको समझ में इसलिए नहीं आई रही होगी क्योंकि क्लास 11 तक जितने भी आप चीज़ें पढ़ रहे होंगे ना, उनकी स्पीड 100 मीटर, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, 200, 400, इससे ज़्यादा नहीं रही होगी। अब यहाँ जो है v जो है इस ऑब्जेक्ट की जिसकी हम मास मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी जो स्पीड है, और c है इस लाइट की स्पीड। अब लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये तो बहुत ज़्यादा होती है। अब इसके कंपैरिजन में अगर 200, 400 रखा जाएगा तो ये जो टर्म्स हैं लगभग जीरो आ जाएगा। अगर ये टर्म लगभग जीरो आ गया तो 1 का रूट 1 ही आएगा, तो यहाँ आपको जो मास मिलेगा स्पीड पर वो रेस्ट मास के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी वस्तु का मास उसके रेस्ट मास के इक्वल है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगी या तो फिर बहुत स्लो मोशन में स्पीड कर रही, मतलब स्लो मोशन में वो गति कर रही होगी। स्लो मोशन में होगी यानी उसकी जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होगी, तभी उसका मास जो है रेस्ट मास के इक्वल हुआ। लेकिन अगर यहाँ हम बात करें चार्जेस के केस में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल होते हैं, इनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड लगभग 10⁻6 के आसपास होती है। तो ये 10⁸, ये 10⁻6। अगर ये 10⁻6 की स्पीड से मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो लगभग अब इसके कंपैरिजन में ये नेगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता, यानी अब ये जो रेशियो है अब ये जीरो नहीं होगा। अगर ये रेशियो जीरो नहीं होगा तो ये भी कंफर्म है कि c से ज़्यादा तो नहीं हो सकती है, प्रकाश की चाल से ज़्यादा तो कोई तो पार्टिकल नहीं चल सकता, उसकी स्पीड हो लाइट के आसपास होगी, तो ये जो रेशियो होगा वो 1 से कम ही आएगा। अब अगर 1 से कम आएगा ये रेशियो तो हम उसको 1 में घटाएंगे तो वो और छोटी संख्या हो जाएगी, और जब छोटी संख्या होगी तो वर्गमूल लेंगे तो और भी छोटी संख्या हो जाएगी। अब किसी भी डिनोमिनेटर का किसी भी भिन्न का अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो गया, यानी हर छोटा हो गया, तो उस भिन्न का मान तो बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका जो कैलकुलेशन करने पर प्राप्त होगा वो
स्पीड पर रेस्ट मास का अधिक मास प्राप्त होगा, यानी स्पीड की वजह से चार्ज थोड़ा बढ़ जाए, सॉरी मास थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ तो बढ़ रहा था, लेकिन जो चार्ज होता है वो तो स्वाभाविक गुण है, वो तो नेचर है उसका, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। अब चाहे वस्तु रेस्ट में हो, चाहे वो वस्तु स्पीड में गति कर रही हो, यानी जो चार्ज होता है वो ऑब्जेक्ट के स्पीड से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें रहीं ये सब चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए ये तो कंपैरिजन रहा द्रव्यमान और आवेश का। अब चार्जेस के बारे में थोड़ा, जैसे चार्जेस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो चार्जेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, कैपिटल या स्मॉल क्यू, आप स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार्जेस को। ये चार्जेस की जो एसआई यूनिट होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है, वो होती है कूलम। कूलम को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसआई यूनिट होती है। ठीक है, और चार्जेस ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। और इनका नेचर क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है यानी लाइक चार्जेस हैं, या फिर निगेटिव हैं, तो भी उनको भी लाइक चार्जेस ही बोला जाएगा। तो अगर ये लाइक चार्जेस हैं, एक ही नेचर के हैं, तो आप सभी को पता है एक ही नेचर के अगर वस्तुएं होती हैं, एक ही नेचर के लोग होते हैं, तो उनमें दुश्मनी होती है पक्का। तो पॉजिटिव हुआ या निगेटिव हुआ, तो इसमें जो फोर्स होगा ये एक दूसरे से नफरत की नज़र से देखेंगे, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हुआ, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ, तब तो भाई सब ठीक ही ठाक है, तब तो फिर प्यार ही हो जाएगा, इनमें बड़ा आकर्षण हो जाएगा। यानी इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, सॉरी जो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये रही बेसिक प्रॉपर्टी।